जिंदगी में हालत को बदलते देर नहीं लगती, लेकिन जब अपने यूं धोखा दें तो हर शे से जी अचाट हो जाता है। रिश्तों की सच्चाई जहां जिंदगी को रंगीन बना देती है, वैसे ही आपस की गलतफहमियां रिश्तों में जहर खोल देती हैं। इन दिनों मेरी खालाजाद बहन सादिया के हालात ठीक नहीं थे। तभी वो मेरी बाजी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने हमारे घर आया करती थी। जिस कॉलेज में सादिया पढ़ती थी, उसके करीब ही एक और कॉलेज था जहां मैं पढ़ने जाया करती थी। हम दोनों भी कॉलेज के रास्ते में मिल जाते तो साथ ही घर आ जाते। एक रोज मैं कॉलेज से घर लौट रही थी कि रास्ते में सादिया जाती नजर आई, लेकिन वो अकेली नहीं थी। मेरी ताई के भाई शहरोज उसके साथ थे। मैं इन दोनों को इकट्ठे जाते देखकर हैरान रह गई। इसके बाद अक्सर ही मैंने ये नज़ारा देखा। यूं ही छुट्टी के बाद कॉलेज से निकल के घर के रास्ते होती, मुझे सादिया शेरोज के साथ जाती दिखाई दे जाती। कई बार ऐसा भी हुआ, ये दोनों एक साथ ही हमारे घर आ जाते। दोनों ही रिश्तेदार थे, हमारे भी और आपस में भी, तो किसी ने इस मामले को हवा न दी। हालांकि सभी को मालूम था कि ये दोनों अक्सर बाहर मिलते हैं। हम सब घर वाले यही समझते थे कि गालिब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तभी मिलते हैं। इन मुलाकातों की नोयत हमें मालूम नहीं थी, मगर शहरोज कभी सादिया के घर नहीं गए थे, जबकि वो ताई से मिलने हमारे घर आते रहते थे। सबसे बातें करते, हंसी मजाक करते, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती थी। वो खुद मुखातिब होते तो बात कर लेती। एक रोज वो सादिया के बारे में कहने लगे, मुझे इस बेचारी की हालत पर अफसोस होता है। जब से इसके वालिद फौत हुए हैं, इनकी गुजर बसर बहुत मुश्किल से होती है। तब मैंने पूछ ही लिया, क्या आप सादिया को पसंद करते हैं? कहा, बिल्कुल नहीं। ये तुमने कैसे सोच लिया? हमदर्दी होना और बात है, और पसंद करना अलग बात है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर इजाज़त दो, तुम्हारे वालिदैन से तुमको मांग लूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शर्मा कर उनके पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। शहरोज ने इस अदा को मेरी रजामंदी समझा और रिश्ते के लिए मेरे वालिदैन से बात कर ली। अब्बू ने नीम रजामंदी का इजहार किया। गोया जबानी बातचीत तय हो गई। कुछ दिनों बाद ताई की कोशिश से मेरी मंगनी शहरोज से हो गई। यूं हम दोनों भी कभी कभार बाहर मिलने लगे। मैं कॉलेज से छुट्टी के बाद थोड़ा सा वक्त उसके साथ बाहर गुजारने लगी। यूं ही साल बीत गया। जब शहरोज मिलते, कहते कोशिश कर रहा हूँ, अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं तो तुमको ब्याह कर घर ले जाऊं और दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूं। मंगनी के बाद भी मैं शहरोज को पसंद करने लगी थी। बिलाशुबा वो बावकार और पुरएतमाद शख्सियत के मालिक थे। वो अपनी बात के पक्के और कौल के सच्चे थे, और ऐसे लोग कम ही होते हैं। मैं इन्हीं खूबियों की वजह से शहरोज पर नाजा थी। उनके फाइनल इम्तहान ख़त्म हो चुके थे, लिहाजा वो अपने घर वालों से मिलने चले गए और 2 माह बाद लौटे। शहरोज जब वापस आए तो मेरे घर वाले और मेरे लिए बहुत से तोहफे लाए थे, लेकिन सादिया के लिए कोई तोहफा नहीं लाए। इस रोज़ वो हमारे घर बेटी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। उसने शहरोज से हम कलाम होना चाहा, मगर उन्होंने उसे कोई लिफ्ट न दी। मजाक करना चाहा तो कभी शहरोज ने उसको रूखेपन से नज़रअंदाज कर दिया और तमाम वक्त उसके साथ कोई बात नहीं की। अब वो रोज़ आने लगी, मुझसे बातें करते। सादिया मौजूद होती तो उससे हम कलाम न होते। तब मुझे उनका ये रूखापन बड़ा अजीब लगता। अक्सर कॉलेज से वापसी पर सादिया मुझको शहरोज के साथ जाते हुए देखती, तब उसका मुंह उतर जाता, चेहरा धुआं धुआं हो जाता। आखिरकार रुकावट ने उसके अंदर एक ऐसी आग को जन्म दिया कि वो उसमें खुद ही जल जल कर राख होने लगी। वो खामोश थी, मगर उसके अंदर खतरनाक किस्म की रुकावट पड़ रही थी। उसने मेरी बड़ी बहन से दोस्ती कर ली और उनके करीब हो गई। बाजी बेहद सादालू खातून और दूसरों की बातों में भी जल आ जाती थी। हमारे घर बच्चों को पढ़ाने के बहाने तो वो रोज ही आया करती थी। अब वो ज्यादातर बाजी के पास बैठी नजर आने लगी। बताते चलूं कि मेरे वालिद और बाजी के ससुर आपस में सगे भाई थे। यूं उनका घर हमारे घर के साथ ही था। जब बाजी की शादी हुई तो अब्बू ने बीच की दीवार भी निकलवा दी, ताकि बेटी और उसके बच्चे आंखों के सामने रहें। जब मैं देर तक सादिया को बाजी से बातें करते देखती तो मेरी समझ में नहीं आता वो उनसे कौन से ऐसे हाल अहवाल कहती है कि उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। सादिया दरअसल मेरी और शहरोज की मंगनी से इतनी जख्म खुर्दा हो गई थी कि वो झूठी झूठी बातें करके बाजी को शहरोज के खिलाफ कर रही थी। उसने उनको बताया कि शहरोज अरसे तक उसे मोहब्बत का झांसा देता रहा और फिर उसकी इज्जत को तार तार करके मुंह फेर लिया है।
اس نے میری بہن کو یہ بھی بتا دیا میں کالج سے چھٹی کے بعد اپنے منگیتر سے ملتی ہوں۔ خیر یہ بات تو صحیح تھی، لیکن پہلی والی بات صحیح نہیں تھی، بلکہ اس نے شہروز پر سراسر بہتان لگایا تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں شہروز نے بتائی تھی۔ رفتہ رفتہ باجی شہروز سے بدظن ہونے لگی۔ وہ اسے ایک غلط آدمی سمجھنے لگی اور سعدیہ کی باتوں پر یقین کر کے اس کو مظلوم اور شہروز کو ظالم سمجھ بیٹھی۔ وہ اب مجھے اپنے منگیتر سے ملنے سے منع کرتی۔ میں نے تبھی شہروز سے ملنا کم کر دیا۔ خیر یہ بات تو ٹھیک تھی، لیکن میری بہن اصرار کرتی تم شہروز سے بالکل ہٹ جاؤ، اس سے نہ ملو، بات بھی مت کرو، وہ بات کرے تو بے رخی اختیار کر لو۔ جہاں تک رہ گئی شادی کی بات، تو اگر ہونا ہوگی ہو جائے گی۔ دراصل باجی فیروز کو ایک برا انسان سمجھ کر میرا رشتہ اس سے ختم کرانے کی سوچ رہی تھی، تاہم کھلم کھلا مخالفت تائی کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ ان کی ساس تھی۔ باقی اندر ہی اندر میرا ٹیٹوا دباتی کہ شہروز سے نہ ملو، ورنہ میں ابو سے کہہ کر تم کو کالج سے نکلوا دوں گی، اور تعلیم تمہیں کسی طور پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ لہٰذا مجبوراً میں نے شہروز سے ملنا اور بات کرنا بالکل ترک کر دیا، کیونکہ سعدیہ سائے کی طرح ہم دونوں کے پیچھے لگی تھی۔ یہ میری اور شہروز کی خواہش تھی کہ میں خوب پڑھوں۔ اب میں نے شہروز سے روکھا رویہ اختیار کر لیا، کیونکہ یہ میرا فائنل ایئر تھا۔ سمجھی میں کوئی اڑچن نہ چاہتی تھی کہ سعدیہ کی سازش کا شکار ہو جاؤں، امتحان دینے سے رہ جاؤں۔ شہروز کو ان سب باتوں کا کچھ علم نہیں تھا، تبھی وہ کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ باجی نے امی کو سعدیہ کی کئی باتیں بتائیں تو وہ بھی شہروز سے بدظن ہو گئی۔ ان کا خیال تھا پہلے اچھی طرح اس کے اور سعدیہ کے گزرے مراسم کے بارے میں چھان بین کر لی جائے، پھر منگنی کو پکا سمجھا جائے گا۔ امی نے مجھ سے کہا شہروز نے ماضی میں سعدیہ سے چکر چلایا تھا، بہتر ہوگا تم اس سے شادی سے انکار کر دو، تاکہ ہم تمہاری تائی کے سامنے برے نہ بنے، ورنہ ان سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یہ بات میں نے شہروز سے کہی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ باجی نے بھی کئی بار مجھ سے یہی بات کہی، لیکن میں چپ رہی، انکار کیا نہ اقرار۔ میں ابو کی جانب دیکھ رہی تھی، کیونکہ عورتوں نے باتیں ان کے کانوں میں بھی پہنچا دی تھی، لیکن وہ تحمل سے کام لے رہے تھے۔ کہا کہ ممکن ہے سعدیہ شہروز پر الزام لگا رہی ہو۔ ان کو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ ایک جہادیدہ آدمی تھے، جلد بازی میں منگنی توڑنے کا اعلان کر کے بھائی بھابھی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گھر کا ماحول ایسا ہو گیا کہ مجھے خوف آنے لگا، کہیں امی یا باجی شہروز کی بے عزتی نہ کر دیں۔ ایک روز جب وہ ہمارے گھر آئے تو میں نے موقع پا کر ان سے کہا کہ آپ یہاں مت آیا کریں۔ کہنے لگے باہر نہیں ملتی ہو، گھر اس لیے آتا ہوں یہاں مل لوں، تم سے بات کر لوں۔ میں نے التجا کی مجھ سے نہ ملا کریں، ہماری منگنی تو ہو چکی ہے، اگر قسمت میں شادی ہوئی تو مل ہی جائیں گے۔ وہ افسردہ ہو گئے۔ مجھ سے نہ ملنے کی وجہ پوچھی، میں نے کوئی وجہ نہیں بتائی، بس یہی کہا کہ آپ مجھ سے نہ ملا کریں۔ اس کے بعد بھی وہ گھر آئے، میں نہ ملتی تھی، بلکہ ان کو دیکھتے ہی پڑوس میں چلی جاتی۔ سب سے زیادہ مجھے اپنی باجی کا خوف تھا، جنہوں نے دھمکی دی تھی اگر تمہیں میں نے شہروز سے باتیں کرتے دیکھ لیا تو کالج سے نکلوا دوں گی۔ میں تو باجی کے خوف سے ایسا کر رہی تھی، اور شہروز سمجھ رہے تھے میں ان سے نفرت کرنے لگی ہوں۔ جب کسی کی منگیتر اس طرح کا رویہ اختیار کر لے تو وہ آدمی کیا سوچنے پر مجبور ہوگا، اور یہاں تو ساری زندگی کا سوال تھا۔ شہروز مجھ سے صرف ایک بار بات کرنے اور غلط فہمی دور کرنے کی خاطر کالج کے تمام رستے میرے پیچھے آئے، لیکن میں بات نہیں کرتی۔ شاید میں بھی ان کو سعدیہ کا پرانا عاشق، پھر اس کا گناہ گار اور مجرم سمجھ رہی تھی۔ میرے دل میں بھی اس شخص کی بنا پر دراڑ آ گئی تھی کہ وہ میری خالہ زاد بہن کی عزت کے قاتل ہیں۔ ان سے بات نہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، وہ میری اس حرکت سے تنگ آ کر خود ہی مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے۔ میں سکون سے سالانہ امتحان دے لوں گی، اور بعد میں جو قسمت میں ہوگا دیکھی جائے گی۔ بے قرار شہروز کو مگر کب چین تھا۔ ایک روز کالج سے نکلتے ہوئے انہوں نے راستے میں مجھ کو گھیر ہی لیا، کہا کہ ایک بار میری بات سن لو، چاہے پھر عمر بھر بات نہ کرنا۔ تبھی میں ٹھہر گئی، اس وجہ سے بھی کہیں لوگ ہماری طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ شہروز نے کہا آج وجہ بتا دو، تم کیوں مجھ سے بے رخی برت رہی ہو، چاہے پھر منگنی توڑ لینا۔ میں نے ان سے سوال کیا کیا آپ ماضی میں سعدیہ کو چاہتے تھے؟ بہن کی خوشیوں کو منتشر نہ کروں گی، تاکہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم واقعی سمجھتی ہو میں نے تمہاری خالہ زاد کو دھوکہ دیا ہے؟ ہاں، ایسا ہی سمجھتی ہوں۔ آپ نے اس کی عزت خراب کی ہے، تو اب آپ کو اسے اپنانا ہی ہوگا۔ میرے ذہن میں بس یہی الجھن ہے، اور یہی میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی ہے۔
मेरे गुनाह का कोई सबूत है? शहरोज ने कहा। आपके गुनाह का कोई सबूत नहीं है, इसीलिए तो सब खामोश हैं। शहरोज हैरत में थे, जैसे सकता हो गया हो। थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब तक दवा न ले लूं तुम मुझे इस वक्त तक तन्हा मत छोड़ना। अच्छा ठीक है, आप दवा ले लें, मैं यहीं हूँ। सामने मेडिकल स्टोर था, ये उनके भाई की दुकान थी। वो जल्दी से जाकर दवा ले आए और दुकान से निकलते ही टैक्सी ले ली। टैक्सी में बैठ कर आए, बोले टैक्सी में बैठ जाओ, मैं दवा पी लूँ, इसके बाद जहाँ तुम कहोगी उतार दूंगा। वो रास्ते में कहते रहे, क्या वाकई तुम मुझे बुरा समझती हो? क्या कभी मुझसे नहीं मिलोगी? क्या हमारी मंगनी टूट जाएगी? और मैं कहती रही, हाँ हाँ, नहीं मिलूंगी। मुझे मालूम नहीं था मेरी इस हाँ हाँ से उनके दिल पर क्या गुजर रही है और उसका क्या अंजाम होने वाला है। टैक्सी मेरे घर की तरफ जा रही थी। शहरोज बोले, फसीहा, मेरी तबीयत वाकई खराब होती जा रही है, दवा जो लाए हैं पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आज के बाद तुम वाकई नहीं मिलोगी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं मिलूंगी, मजबूरी है। मैंने जवाब दिया, अच्छा तो एक ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसे पूरी कर दो, ये दवा तुम मुझे अपने हाथों से पिला दो। मैंने कहा ठीक है, और एक जगह टैक्सी रोककर मैंने अपने हाथों से दवा शहरोज को पिला दी। दवा पीने के चंद मिनट बाद ही उनका चेहरा अजीब सा हो गया। परेशान थी कि उनके मुंह से झाग आना क्यों शुरू हो गए हैं। क्या उन्होंने गलत दवा ले ली थी? मैं रोने लगी। शहरोज, आपको क्या हो गया? आप ठीक हो जाएं, मैं ये मंगनी नहीं तोड़ूंगी। वो बोले, आखिरी वादा करो, जब कुछ देर बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तुम किसी को ये मत कहना ये दवा तुमने मुझे अपने हाथों से पिलाई थी। ये कहकर उन्होंने चलती टैक्सी से दवा की खाली शीशी सड़क पर फेंक दी, जो गिरते ही टूट गई। टैक्सी वाला अच्छा इंसान था, उसने मेरी मदद की। कहा कि बीबी, लगता है इन्होंने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहा है, दवा भी खुद लाए हैं, बेहतर है इनको वक्त ज़ाया किए बगैर हम फौरन अस्पताल पहुंचा दें। बर वक्त तब भी इमदाद मिलने से इनकी जान बच जाएगी। मैंने भी इस वक्त कोई दूसरी बात ना सोची, क्योंकि मैं हर हाल में शहरोज को जिंदा देखना चाहती थी। टैक्सी ड्राइवर की मदद से इनको इमरजेंसी में ले गए, मगर बर वक्त तब्दील इमदाद मिलने के बावजूद उनकी जान ना बच सकी। उनकी अपनी जज्बाती गलती से जान तो गई, लेकिन उन्होंने ये ना सोचा कि उनके बाद उनकी कातला की हैसियत से मुझे कितने कष्ट से गुजरना पड़ेगा। जाहिर है अस्पताल में तो मैं ही उनको लेकर गई थी। मेरे बयान के साथ टैक्सी वाले का भी बयान लिया गया। उसने मनोवन यही बताया जो टैक्सी में हमारी गुफ्तगू सुनी थी। कोर्ट कचहरी का मरहला तो अलग, मेरे घर वालों ने भी मेरे साथ हकारत का बर्ताव किया। अब तो सादिया भी बहुत पेशेमान थी कि उसने नाहक शहरोज की जान ली। उसका इरादा तो सिर्फ शहरोज और मुझसे जुदाई डलवाना था, जान लेने का तो उसका इरादा नहीं था। उसने बाजी को रो रो कर असल बात बता दी। वो गुर्बत से परेशान थी और शहरोज ने उसे मुंह बोली बहन बनाया हुआ था, क्योंकि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। शहरोज और उसके घरवाले सादिया के खराब माली हालात से बाखूबी वाकिफ थे, तभी वो उनकी मदद करते रहते थे, लेकिन किसी को बताते नहीं थे, यानी अपनी नेकी का ढंडोरा नहीं पीटते थे। जब शहरोज ने मुझे पसंद कर लिया तो सादिया के दिल में रकाबत का जज्बा पैदा हो गया। वो उससे शादी की ख्वाह हो गई। उसने शहरोज से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो उनको इस लड़की की बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसको ढिठाई से जवाब दे दिया। तब वो भी उनकी खुशियों की दुश्मन हो गई। अस्पताल से ही केस पुलिस की तहवील में चला गया। टैक्सी ड्राइवर की गवाही से भी मेरी जान नहीं छूटी। ये तो भला हो पाकिस्तान की करेंसी का, जो पुलिस वालों को कितनी भली लगती है कि असल कातिल भी छूट जाते हैं। मैंने तो फिर कत्ल नहीं किया था। बहरहाल करेंसी ने काम दिखाया और बात बढ़ने से कबल ही पुलिस स्टेशन में ख़त्म हो गई। करेंसी ने मुझे सज़ा और रुसवाई से तो बचा लिया, लेकिन आज 50 बरस गुजर जाने के बाद भी यूँ लगता है जैसे मैं अपने ज़मीर की जेल में कैद पेशेमानी की सलाखों के पीछे कैद की सज़ा भुगत रही हूँ। एक काश मैंने उसको ये न कहा होता कि तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। इस एक जुमले की वजह से क्या बताऊं कि अब भी मेरा दिल वीरान है। शहरोज ने जुमले कहने की मुझे कितनी कड़ी सजा दी है। उम्र ही अब मुझे उम्र कैद लगती है। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, जबकि 67 साल की उम्र होने वाली है। शादी की उम्र तो निकल चुकी है, लेकिन मैं आज भी इस गम से नहीं निकल सकी, जो गम अपने जज्बात के हाथों खुद को कत्ल करके शहरोज मेरे दिल के दामन में टाल गया है। अब तक मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक मोहब्बत करने वाले दिल को करची किरची करके उसके कत्ल का सबब बनी। अगर यूँ डर कर अपनी बहन की बात ना मानी होती और पहले दिन ही अब्बा जी से बात कर ली होती तो आज शहरोज और मैं एक साथ होते।
پر سعدیہ کے جلے دل نے میری زندگی تو اجاڑ ہی دی، پر شہروز کو بھی حرام موت مرنے پر مجبور کر دیا۔